सौगात। तो सौगात, आज हम आपसे बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो जानेंगे। और मैं नर्सिंग चूज़ किया और मैं मेरा स्टेट में तो अच्छा कॉलेज नहीं था मिल, और एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में आप काम करोगे जिसका सेवा करने को मिलेगा। बच्चों में से मेरा इतना रैंक है तो एक प्रोबेबिलिटी बन रहा था कि नॉर्थ में और स्टेट के प्लीज में वो दिखा भी मेरे को। और उसके बाद मेंस आया, मेंस में रह गया, मेरा एम सेलेक्ट नहीं हुआ 2 नंबर से। मेरा 1625 ऐसा रैंक आया था। ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी जो रैंक है वो 8,000 आ गई, 10,000 आ गई और आप हार मान लो। तो सौगात तो इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। उन्होंने उन किताबों को सर मल्टीपल टाइम पढ़ लिया कि सर अब आगे क्या, जबकि एक सिर्फ एक ऐसे स्टूडेंट है जो उन्हीं किताबों को पढ़ के रैंक बल्ला रहे हैं, टूल आ रहे हैं, एंटरटेन लेके आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवधेश कुमार और मेरे साथ जुड़े हुए हैं पीडिया के किंग सुरेश सर, और जिनको पहचान की कोई मोहताज नहीं है, तो जिन्होंने पूरे नॉर्थ सेट के अंदर फर्स्ट रैंक हासिल की है, जो कि जितने भी बच्चे होते हैं इससे बड़ा कोई सपना नहीं होता नॉर्थ सेट के अंदर, क्योंकि फर्स्ट रैंक से कोई रैंक ही नहीं बनी। तो हमारे साथ जुड़े हैं सौगात। तो सौगात, आज हम आपसे बहुत सारी जो स्ट्रेटजीज हैं वो जानेंगे, और जो एस्पिरेंट्स हैं जो कि नॉर्थ सेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा फायदा ले पाएंगे, और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं उसका यूज करते हुए वो भी सक्सेसफुल जो है प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने इंट्रोडक्शन से इसे पॉडकास्ट की शुरुआत करें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सैकल यादव है। एज यू नो, मैं इस बार नॉर्थ 10 में ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया हूँ। बस वेस्ट बंगाल के मेदिनीपुर जिले से एक स्मॉल टाउन घाटल से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा स्कूलिंग भी उधर से ही, होम टाउन से ही हुआ। उसके बाद हाई सेकेंडरी के बाद मैं नर्स, जब सारे मतलब प्रॉपर गाइडेंस में नहीं मिला था कि कौन सा प्रोफेशन चूज़ करे, क्या किस में पढ़ना सही रहेगा, तो सारे कुछ टीचर्स के गाइडेंस में मैं नर्सिंग चूज़ किया। और मेरा स्टेट में तो अच्छा कॉलेज नहीं था मेल नर्स के लिए, तो मैं कर्नाटक के राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के हेल्थ एंड साइंस के अंडर एक प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग किया 2018 टू 22 बैच, और मेरे को 23 में रजिस्ट्रेशन मिला। उसके बाद मैं कुछ महीने प्राइवेट में भी जॉब किया, तो उस दौरान मेरे को पता चला नॉर्थ के बारे में। तो कुछ फ्रेंड्स के इंटरेक्शन में थे, तब मेरे को पता चला कि ऐसा एग्ज़ाम होता है कि आप ऐसे एम्स में जा सकते हैं। उसमें उधर ऐसे अल्टीमेट मोटिवेशन है, अच्छा पैसा कमाओगे, अच्छा सैलरी है, और एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट में आप काम करोगे जिसका सेवा करने को मिलेगा। यही बड़ी बात है। तो इससे मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ नॉर्थ से। थैंक यू सौगात। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप टीएनसी से किस प्रकार से जुड़े, कैसे आपको टीएनसी के बारे में पता लगा, और टीएनसी में जुड़ने के बाद में आपने टीएनसी के कौन से जो कोर्सेज हैं वो लिया रखे? दे नॉर्थ 6, नॉर्थ 7। तो तब मैं नॉर्मल पीएच यादव वो टारगेट बुक जो बेसिक्स रहता है उससे ही स्टार्ट किया। तो उस टाइम मेरे कोई मतलब टेस्ट भी डेली नहीं लगा था, बस एमसीक्यू थ्योरी पढ़ता, एमसीक्यू करता वही से। पर तो उस टाइम मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ कि उतना अच्छा। तो पीएच से तो टारगेट आई पढ़ के तो मेरे को इतना अंदाजा ना गया, अगर विदाउट प्रॉपर गाइडेंस मेरे नॉर्थ से नहीं निकलने वाला है। तो उसके बाद मैं जो ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं यूट्यूब में सारे जो ब्लॉग मतलब वीडियो बनाते हैं, गाइड करते हैं, उन लोगों को वीडियो देखा। तो एक चीज़ कॉमन है कि मेरा तो एक प्रॉब्लम रहता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, बेसिक कंप्लीट है, पर मेरा नेगेटिव कम नहीं हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। तो सभी ने सीनियर्स लोग तो टीएनसी का टेस्ट सीरीज के बारे में बोला, मेरे को ऐसा एक्सप्लेन किया कि इससे आपको नेगेटिव भी कम होगा और टाइम मैनेजमेंट करने में आसानी होगी। तो मैं लगभग 2024 दिसंबर या 2025 के जनवरी ऐसे कुछ मतलब टेस्ट सीरीज परचेस किया, तो उसी के साथ मैं कंटिन्यू रखा। तो जब मैं पहले टेस्ट देता था तब मेरा ऐसा 10-12 हज़ार रैंक आता था, ठीक है। मैं उसके बाद एक मिस्टेक बुक बनाया, ठीक है, और उसमें लिखता था कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन गलत है, कौन सा नहीं सही है, कौन सा, ठीक है, और मैं कैसा रैशनल सोच रहा हूँ और वो अलग रैशनल निकल कर है टेस्ट में, तो ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो इसमें नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा था। तो मैं मतलब उस टाइम मतलब एक ही दिन में मतलब 2-3 महीने के टाइम फ्रेम में मेरे को ऐसा इंप्रूवमेंट है। जब धीरे धीरे रैंक इंप्रूवमेंट हुआ तो मेरे को ऐसा लगा कि अच्छा, मैं तो इतने बच्चों में से मेरा इतना रैंक है, तो एक प्रोबेबिलिटी बन रहा था कि नॉर्थ स्टेट में और नॉर्थ स्टेट के प्रीलिम्स में वो दिखा भी मेरे को कि मेरा 2 बार पिछले 6 और 7 में नहीं हुआ, और 8 में मेरा प्रीलिम्स 96.5 के परसेंटाइल से हो गया। और उसके बाद मेंस आया, मेंस में रह गया, मेरा एम सेलेक्ट नहीं हुआ 2 नंबर से। मेरा 1625 ऐसा रैंक आया था, पर मैं कैटेगरी और ऐसा कुछ इस था, तो मेरे को एम सेलेक्ट नहीं हुआ।
तो जितने भी जो है स्टूडेंट उनको इस चीज़ से सीखने की जरूरत भी है कि देखो ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी जो रैंक है वो 8,000 आ गई 10,000 आ गई और आप हार मान लो। जो सौगात है उसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, उन्होंने किस रैंक से कहाँ पहुँचे हैं ये, तो इस रैंक से सर सीधा फर्स्ट रैंक पे आना बहुत बड़ी बात है सर। तो आप सच में आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मेहनत की है सच में। एक मैं आपसे वीडियो एमसीक्यू बैच के बारे में जानना चाहता हूँ। तो उसके एमसीक्यू बैच में आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, हाई एडवांस जो वीडियो एमसीक्यू बैच, तो उसने आप इस प्रकार से क्या करते हैं? उससे पहले मैं ये और एक बात बोल देता हूँ। मैं उसी के साइड में तब मौसवी बुक में बस क्वेश्चन जेरोक्स कर लिया था ऐसे नोटबुक, तो मैं खुद सॉल्व कर रहा था। तो मौसवी में तो एक बार कर लिया, उसके बाद 2-3 दिन बाद फिर से रिवीजन दे तो हो जाता था। फिर जब 10-15 दिन का गैप लगता था तो मैं फिर से जब करता, वो पहले वाली डिफिकल्टी मेरे को लगता था कि अरे ये तो क्वेश्चन में किया फिर भी वैसा याद नहीं रहता, मतलब रेशनल है। फिर जब मैंने यूट्यूब पे देखा कि एडवांस सीरीज है, आपने इतना अच्छे तरीके से समझे, तो मैं मौसवी को साइड के रख दिया। बस आप ही का अलग से नोटबुक्स बनाया एडवांस सीरीज का, स्पेशली जो 167 से 182, 84 कुछ वीडियो है नॉर्सेट 8 के आफ्टर नॉर्सेट 8, मैं उन्हीं का भी बात करूंगा, क्योंकि वो आने वाले जो एग्जाम है उसके मैं एक बार जस्ट वीडियो देख लेना। मैं फ्यूचर एक्सपीरियंस को बोल रहा हूँ कि वो भी बहुत हेल्पफुल रहा, मेरा हेल्पफुल रहा। क्योंकि मैं हेल्पफुल ऐसे बोल रहा हूँ कि क्योंकि मेरा नॉर्सेट 9 में वो पढ़ कर गया, बस मेरा खुद की सिली मिस्टेक, मेरा खुद की गलती की वजह से अच्छे से शायद रिवीजन नहीं पाया। पर उधर से बहुत मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, उधर से ही गलत हुआ। उससे क्वेश्चन भी बहुत आए थे और गलत भी मेरा ज़्यादा हुआ। इस टाइम मेरा नॉर्सेट 9 में भी नहीं हुआ। और उसके बाद में पूरा एडवांस सीरीज के अलग से नोटबुक बनाया, ठीक है, ऐसा 150 पेजेस का। फिर प्रॉपर जो क्लासेस के मेरा वीकनेस थे, स्पेशली ओबीजी का, साइकेट्री का कुछ क्लासेस था, एमएसएन के कुछ टॉपिक्स का क्लासेस था, फिर और जो 167 से 182 जो क्लासेस था उसका प्रॉपर मैं फिर से नोट्स बनाया, उसको प्रॉपरली रिवीजन दिया, ठीक है। फिर के वो ऐसे ही रिवीजन देता रहा और उसके दौरान मैं बस कंटिन्यू रखा, क्योंकि मेरे को 6, 7 और नॉर्सेट 8-9 के मतलब टीएनसी के साथी भी था। तो पर मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को ये छोड़कर दूसरा प्लेटफॉर्म में जाकर अलग से, कि ये साइड बाय साइड रख के मैं लिया दूसरा, पर ये मैं कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि मैं इसको साइड कर दूं, क्योंकि मेरे को फुल्ली डिपेंडेंट थी कि मैं किधर से मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट किधर से मतलब ये करके टेस्ट देकर एनालिसिस कर करके इतना इम्प्रूवमेंट है, इसको मैं साइड नहीं कर सकता। इसको पूरा कंटिन्यू रखा अगले दिन तक, मतलब 30 को एग्जाम था, 29 अप्रैल तक मैं कंटिन्यू रखा, ठीक है। और मतलब जो रिवीजन के बारे में मैं बात कर रहा था, रिवीजन जब दे रहे थे तो ऐसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी आ गया था, तो जनवरी के कुछ दिन पहले और एक चीज़, मैंने तो एमसीक्यू बैच पहले ले रखा था, तो वो रिकॉर्डेड था, पुराना था, तो मैं कुछ वीडियोस उधर से देखा, साइकेट्री का, ओबीजी का, एमएसएन का कुछ चैप्टर्स मैंने देखा उधर से। तब उन लोगों फिर से वो बैचेस न्यू लॉन्च किया, अपडेटेड, ठीक है। तो उसमें मेरा और एड ऑन हो गया, तब भी एमसीक्यू बैच हाई एमसीक्यू बैच नाम पे तब एड ऑन हो गया मेरा। तब मैं जब एक बार थ्योरी पढ़ कर जा रहा हूँ तो इनकॉन्सेप्ट चालू कर रहा हूँ, फिर से जब वो वीडियो देख रहा हूँ, मेरा मतलब जहाँ मेरे को थ्योरी मेरा 2-3 बार रिवीजन देना पड़ता था, जब वो वीडियो देखकर नोट्स बना रहा था, समझ रहा था, जो इजी लैंग्वेज इजी रहा था, इतना इजी था कि मेरे को अलग से और ज़्यादा रिवीजन नहीं देना पड़ा कि चलो और 4-5 बार रिवीजन दे, कि उधर से भी मेरा इतना अच्छे से समझ कर रिवीजन हो रहा था और एमसीक्यू सॉल्व कर रहा था। तो वो मेरे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहा। मतलब वो छोटा शायद मैं मतलब वो नहीं करता तो मेरा शायद ये बोलूँगा कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं वो पता तो नहीं, पर जो सिंगल डिजिट रैंक है ये नहीं है सर पता, ये इतना अच्छा रिवीजन हुआ। तो बहुत अच्छे से सोइगत ने इस चीज को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से टीएनसी का इनके साथ में बहुत बड़ा रोल रहा। सोइगत में जो भी एक्सपीरियंस इस हिंदुस्तान की जितने भी हजारों बच्चे इस पॉडकास्ट को देखने वाले हैं उनके भी यहाँ पे मैं एक सवाल है जो कॉमन है सर। एक्चुअली ये जो नर्सिंग फ्रेटर्निटी है या जो फील्ड है इसमें सोइगत 2 तरीके के बच्चे हैं सर फिलहाल। एक वो बच्चे हैं जो अभी पास आउट होने वाले हैं या यूजी स्टूडेंट हैं, और एक वो बच्चे जिन्होंने तैयारी नहीं करी है और वो नॉर्सेट का तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं। एक बच्चे वो हैं, दूसरे बच्चे सर वो हैं जो जिन्होंने कुछ पढ़ रखा है, जो बीच में फंसे हुए हैं। सो हर एक बच्चे की यही है जिनको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, वो सोच रहे कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाए। तो फ्रेशर बच्चे को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और क्या रिसोर्स उसके होने चाहिए, ये हर एक बच्चे का मन में रहता है कि पेपर सर जब अपने मन से बताता ना, फैकल्टीज बताती हैं, टीचर्स बताते हैं, बच्चे ज्यादा कनेक्ट उनसे करते हैं जो रिसेंटली उन्होंने ये अचीवमेंट किया होता सर।
तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी बच्चे, जो भी एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये फायदा मिले कि कहाँ से वो रिसोर्स बनाए जो जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं ये बोलूँगा, पहले आपका बेसिक्स, मेरे जो इतना सारे अटेम्प्ट लगे, मैं जो खुद इवैल्यूएट टच कर रहा हूँ कि मेरे फेलियर की वजह है कि मेरा बेसिक्स कंप्लीट नहीं था। मैं ये बोलूँगा पहले आप एक सही से इंस्टीट्यूशन चुनो, ठीक है, उसमें जिधर आपको बेसिक्स एकदम इजी लैंग्वेज है। मेरा ऐसा लगा, और मेरा जो अभी फ्रेंड करने वाला है, मेरे इंटरेक्शन में आके मैं भी उन लोगों को बोला भाई शुरू करो, ऐसा आप प्रिपरेशन तो हो भी जाएगा, अभी कॉन्टेक्ट आ रहा है। तो मैं उनको यही बोल रहा हूँ कि जब हमको इजी लैंग्वेज, आपको जो इजी लगे, इजी टू अंडरस्टैंड हो, तो मैं यही सजेस्ट किया कि देखो, मैं तो यही बोलूँगा, मैं इधर से पढ़ा टीएनसी में, मेरे को लैंग्वेज बहुत इजी लगा। मैं कुछ एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट जो एकदम कुछ भी नहीं आता उसको, वो भी कर सकता है कि अब आपका सुरेश सर का और सुखदेव सर का जो ऐसे पुराना का जो स्टाइल एकदम मतलब जीरो से, हाँ, लो बिलो द एवरेज जो स्टूडेंट है वो भी इजीली आपका बेसिक क्लियर करके एडवांस लेवल तक जा सकता है। ओके, सो सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा। इस देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जो सोचकर 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से सर तैयारी में लगे हुए हैं, और सर के पास मैसेज आते हैं, और मेरे पास में बहुत बार मैसेज आते हैं। वो सर ऐसे बोलते हैं कि सर भारत में जितनी बुक्स चल रही हैं सर, चाहे वो पीआर यादव हो या एमसीक्यू किसी बुक हो, चाहे टारगेट हाई हो, कोई भी कंटेंट हो, उन्होंने उन किताबों को सर मल्टीपल टाइम पढ़ लिया कि सर अब आगे क्या। जबकि एक से एक ऐसे स्टूडेंट है जो उन्हीं किताबों को पढ़ के रैंक वन ला रहे हैं, 2 ला रहे हैं, एंटरटेन लेके आ रहे हैं। पर कुछ स्टूडेंट ऐसे जो उन्होंने भी उनको मल्टीपल टाइम उनको रीड किया है। तो सर उन दोनों के बीच में जो रैंक का गैप आ रहा है, कहाँ पे बच्चे रिटेन कैसे नहीं कर पा रहे हैं? रिसोर्स सेम है, मोस्ट ऑफ बच्चों की रिसोर्स सेम होते हैं सर, बट रिटेंशन का दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो कहाँ गलती कर रहे हैं बच्चे, आपको क्या लगता है? पहला गलती कर रहे हैं वो लोग, उन लोगों को जो नहीं उसके पास, उन लोगों के पास जो नहीं है वो है प्रॉपर गाइडेंस। आप एक सही इंस्टीट्यूशन से एक बार हो गया तो सर लोगों से जब इंटरेक्शन होता है, क्लासेस होता है, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, ठीक है। आप ऐसे गाइडेंस के बिना, मेहनत सभी लोग कर रहे हैं, सभी सेम बुक्स पढ़ रहे हैं, पर गाइडेंस के बिना आप मतलब नहीं हो सकता। यही मैं तो बोलूँगा, यही एक फासला है जो रैंक का सो सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो यही आपको अच्छे से गाइडेंस मिलेगा तो आप लोगों को भी हो जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका एक किताब को पढ़ने का क्या लगता है आपको? किताब आपका जो आपको नीड्स, एक्चुअली आपको जो आप एनालिसिस करो, आपको क्या नीड्स है, आपको क्या वीकनेस है। तो आप पीआर यादव से मतलब बेसिक से स्टार्ट किया, फिर आपको अगर थ्योरी पोर्शन वीक है तो आप टारगेट से पढ़ो, 1 लाइनर है तो कोई भी मॉस्टली बुक। मैं मतलब लिमिटेड सोर्सेस रखो, 2-1 बुक रखो, पर उसमें बिलीव रहना चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हो कि आप हैंड रिटन नोट्स हो, ठीक है, आपको कंटेंट, आपको जो पढ़ रहे हो तो ये सोचकर पढ़ो, जिधर से जो भी कोचिंग से पढ़ो कि मैं इसमें से ही हो जाएगा मेरा। वो बिलीव रहना पहला स्टेप है, ठीक है। आपको बिलीव रहना चाहिए, और प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर रिविजन करना है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। बाकी और जो एक मेन चीज़ है, सब गाइडेंस भी सारे लोग कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, पर फिर भी जो जब नहीं हो रहा, मैं से खुद की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा नहीं हुआ, ये एक मतलब कारण हो सकते हैं कि मैं सेल्फ इवैल्यूएशन पिछले 2-3 एग्जाम थे उसमें कम किया सेल्फ इवैल्यूएशन। तो नॉट से 9 के बाद मैं पूरा 10 से 15-20 दिन लिया कि सेल्फ इवैल्यूएट करूँ मैं इधर मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है। वो वीकनेस, आपको खुद की वीकनेस को अल्टीमेट खुद को ढूंढना है। वो किसी ने कोई कोचिंग, कोई सर वो बोल नहीं ढूंढ के देगा कि ये सब्जेक्ट आपका वीक है, ये आपका ये करना चाहिए, वो खुद की वीकनेस खुद को ढूंढ के उनके ऊपर प्रॉपर काम करना चाहिए। रिवीजन कोई हो, किसी का रिवीजन अच्छे से देना हो, किसी का एमसीक्यू, किसी का मॉक टेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं। सर मैंने एक चीज़ ये देखी है कि बच्चे जब कोई बुक पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो इस तरीके से एज्यूम करते हैं कि वो एक अपने स्टडी रूम में बैठे हैं, और जबकि आप लोग उसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, या इमरजेंसी पढ़ रहे हैं, या आईसीयू पढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि आप उस डिपार्टमेंट के अंदर हैं, और अप्लाई करना बच्चे लेट कर देते हैं सर। जो क्वेश्चन पढ़ते हैं वो उनको एज ए थ्योरी लेते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते, और एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्लिनिकल जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले आप लोग उसको अप्लाई करने का ट्राई कीजिए। सर प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे कि सुगात आपने बताया कि जो लास्ट जो सेट था उसमें आपकी रैंक अराउंड 8 to 9,000 के अबाउट थी। इससे पहले वाला जो नहीं 1625 था एक बार, और एक बार तो रैंक ही 9 से 9 में मेरा रैंक ही नहीं आया। अच्छा, तो इस रैंक से और आप फर्स्ट रैंक पे पहुंच गए,
तो आपके अंदर कौन कौन सी चेंजेस हुए थे आपके अंदर? जैसे- आप इतनी ज्यादा रैंक से फर्स्ट रैंक पर जो पहुंचे हैं, तो आप उस समय आपने बताया कि सिर्फ अलॉट नहीं हो पाया था आपका बिल्कुल जो एम से जो आपको मिल नहीं पाया था, और आप अच्छी रैंक है, रैंक तो आप फिर भी 1600 के लोगों पे थे। तो आपने उससे इस टाइम के बीच में जब आपने फर्स्ट रैंक जो है वो प्राप्त किया, तो आपने क्या चेंजेस आपने किए, अपनी स्टडी में क्या चेंजेस किया? वही मैं एक्चुअली फर्स्ट स्टेप वो किया सेल्फ एनालिसिस, क्योंकि मैं गलती क्या कर रहा हूँ, मेरा किधर वीकनेस है, ठीक है। मैं पहले मेरा वीकनेस ढूंढना कि कौन से सब्जेक्ट्स पे मैं वीक हूँ, कौन सा टॉपिक्स मेरे को वीक लग रहा है, किधर से क्या करूँ, कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा बुक फॉलो करूँ, ये पहले डिसाइड कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइडेंस मिला सारे लोगों से, ठीक है, बहुत सारे लोगों से। तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम किया, डेली मॉक टेस्ट देता था, उससे भी मेरा एनालिसिस हो जाता था। तो मैं मतलब एक होपफुल था कि चलो इतना पहले जो पिछले 6-7 महीने ऐसा किया, मैं स्ट्रेटेजी बदला तो मेरा टेस्ट में भी रैंक इम्प्रूव हो रहा है। जो डेली टीएनसी का टेस्ट रहता है स्पेशली, उसमें रैंक इम्प्रूव हो रहा है। तो मैं एक अंदर से बिलीव था कि चलो इस पर मेहनत तो पूरी कर रही हूँ, अच्छी भी है प्रिपरेशन। अभी तो हम लोगों के हाथ में बस हार्ड वर्क रहता है, बाकी रिजल्ट मैं यही बोलूँगा तो वो ऊपर वाला ही, ठीक है। हम लोग तो बस हार्ड वर्क कर सकते हैं। तो बस मैं कंसिस्टेंट रहा, मैं डेडिकेट था पूरा फुल्ली कि, और ये मेंटालिटी था, मैं ये जो फेज पर आ गया इधर से गिव अप नहीं करना है। अगर इधर से मैं गिव अप करके चला गया तो मेरा पूरा ज़िंदगी रिग्रेट करनी ही पड़ेगी। तो मैं गिव अप नहीं किया। हम एक लास्ट क्वेश्चन के साथ पोस्ट जो पॉडकास्ट है इसको हम खत्म करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सुकात आपसे कि बच्चों को जो भी एस्पिरेंट्स उनको आप गोल्डन रूल्स दो कि ये करो तो आपकी भी जो है फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पहले मैं यही बोलूँगा 6 मेजर सब्जेक्ट्स जो है, ठीक है, CHN, FON, ठीक है, MSN, साइकियाट्रिक, OBG, तो पीडियाट्रिक्स, ये 6 जो सब्जेक्ट्स है, मेरा गलती बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नोट्स नहीं बनाया था कि ये सब्जेक्ट का ये प्रॉपर नोट्स बुक है, ये नॉट 9 के बाद मैं प्रॉपर नोट्स बुक बनाया पूरा अलग अलग सब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो वो पहले 6 मेजर सब्जेक्ट स्पेशली बनाओ, उसको रिवीजन दो। मतलब किसी का ऐसा रूल रहता है 3, 7, 10 ऐसा रिवीजन। मैं हर 5 दिन, उसके बाद सीधा 12-14 दिन बाद मतलब 0 डेज, 5 डेज और 12 to 14 डेज रिकॉल के लिए रिवीजन देता था। तो उसके जब सेकेंड टाइम रिवीजन देता था तब मैं सीधा MCQ करने चला जाता था और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था, उसमें भी मेरा एनालिसिस हो जाता। तो जो TNC का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था और भी टेस्ट देता था मैं, तो छोटा छोटा जो टेस्ट रहता है सब्जेक्ट वाइज वो भी टेस्ट देता था, तो उसमें एनालिसिस हो जाता है मेरे को। तो वो अभी वही बोलूँगा, जो अभी भी मान के चलो 45 डेज, 30 to 45 डेज है, तो वही बोलूँगा आप मॉक टेस्ट दो। और मतलब ऐसे मतलब आप डोंट फोकस इन अल्टीमेट गोल, मतलब एग्जाम के बाद क्या होगा अगर नहीं हुआ तो। मैं ये बोलूँगा जो एक सिंगल डे को प्रॉपरली यूटिलाइज करो, क्योंकि मान लो आपके पोटेंशियल से बाहर कर कि मेरे पोटेंशियल ऐसा है, आपको तो खुद को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, एक दिन में कितना कवर कर सकता हूँ, उसके बाहर कर टारगेट सेट करो कि उसका भी 80-90% हो गया कि ठीक है। तो बहुत सारे मैं आपको खुद का बता रहा हूँ कि तो बहुत सारे हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे कवर की, मतलब एक भी दिन वेस्ट नहीं जाएगा कि, और मतलब ये सोचकर ना वेस्ट करो कि अल्टीमेटली क्या होगा। ये मतलब नेगेटिविटी बहुत आता है हमेशा, मतलब ये पॉजिटिव रखो। और यही बोलूँगा, और अच्छे से MCQ प्रैक्टिस करो, खुद का एनालिसिस करो, रिवीजन दो, ठीक है, हो जाएगा। थैंक यू सुकात, थैंक यू सुरेश सर, आप हमारे साथ जुड़े। और मैं आशा करूँगा कि जो एस्पिरेंट्स है बहुत सारी चीज़ें इससे सीखेंगे, और ये जो इंटरव्यू है इसकी जो स्ट्रेटजीज है उनका यूज करके भी बहुत अच्छी जो रैंक प्राप्त करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।